नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। ऐतिहासिक तथ्यों से नहीं हो खिलवाड़, भारतीय इतिहास कांग्रेस में राष्ट्रपति का संबोधन। इतिहासकारों से प्रामाणिकता बनाए रखने की अपील। शशिकला को एआईएडीएमके की कमान, आम परिषद की बैठक में चुनी गई महासचिव। मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम ने किया ऐलान। टिकट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी में खींचतान जारी, अखिलेश ने मुलायम से जताई नाराजगी। समर्थक विधायकों और मंत्रियों के साथ की अलग बैठक। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी मोर्चा, जनता की परेशानियों के लिए प्रधानमंत्री से माफी की मांग। बीजेपी ने बताया गुमराह करने की कोशिश। नोटबंदी के नकारात्मक असर को वित्त मंत्री ने किया खारिज, कहा हर लिहाज से सुधरी अर्थव्यवस्था, राजस्व में बढ़ोतरी का दावा। और आइए देखते हैं पहली खबर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज भारतीय इतिहास कांग्रेस को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में मौजूदा चुनौतियों का जिक्र करते हुए लेखन में वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि संदेह, असहमति और बौद्धिक तौर से विवाद को संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रजातंत्र के लिए बेहद जरूरी आधार है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को 77वें भारतीय इतिहास कांग्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की विविधताओं को बरकरार रखने में इतिहास की भूमिका अहम है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने इतिहासकारों के सामने मौजूद चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने इतिहास लेखन में वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर बल दिया। And clinical appreciation of the facts and matters which are available at their command, to point out that strength, because it is not merely for theoretical and academic knowledge and pursuit of knowledge for knowledge's sake, but it is essential for strengthening our concept of Indian nationhood. राष्ट्रपति ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की प्रवृत्ति पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने इतिहासकारों को तथ्यों की प्रामाणिकता बरकरार रखने की नसीहत दी। It is natural to love one's country, see as much glory to its past as one can detect, but patriotism should not result in blinkered approaches to interpreting history or compromise with truth in order to justify an argument of choice. इस मौके पर केरल के राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन समेत कई नामी इतिहासकार मौजूद थे। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन इतिहासकार शिरीन मूसवी को भारतीय इतिहास कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सम्मेलन में देश विदेश के चोटी के इतिहासकारों के अलावा 1200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के 77वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इतिहासकारों से अपील की कि इतिहास का लेखन व्यक्तिगत उपलब्धि या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ना हो, बल्कि एक वैज्ञानिक सोच के नजरिए से राष्ट्र निर्माण के लिए हो। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी, त्रिवेंद्रम, केरल। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे त्रिवेंद्रपुरम, जहां पर हमारे सहयोगी दीपक डोभाल मौजूद हैं। उनके साथ प्रोफेसर इशरत आलम है, जो कि सचिव हैं भारतीय इतिहास कांग्रेस से। दीपक, आप लगातार वहां पर कई दिनों से विराजमाए हुए हैं और जिस तरीके से सत्र में चर्चाएं और चिंताएं सामने आ रही हैं, उन पर भी आपकी पैनी नज़र भी है। और आज राष्ट्रपति का संबोधन, और वहां पर उन्होंने कुछ चिंताएं जाहिर की, एक लकीर उन्होंने खींची भी। क्या कुछ रहा आज दिन भर, और जो बड़ी चिंता है उन पर इतिहासकारों की क्या राय है?
जी कविंद्र, शुक्रिया। जो आपने सवाल पूछा, राष्ट्रपति ने जो चिंता जाहिर की वो यही की कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर ना पेश किया जाए, और उनका एक जो साफ तौर पर कहना था वो ये था कि व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए, अपने एकेडमिक उपलब्धि के लिए ना हो इतिहास का लेखन, बल्कि समग्र तौर पर एक वैज्ञानिक सोच के साथ जो राष्ट्र का निर्माण हो सकता है उसके नजरिए से हो। मेरे साथ इस वक्त हैं आईएचसी के सेक्रेटरी इशरत आलम साहब। उनसे हम बातचीत करते हैं कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस किस तरह से आज राष्ट्रपति के यहाँ पर जो आमद हुई उसको और उनके नजरिए को देखती है। सर, आपकी प्रतिक्रिया राष्ट्रपति जी ने जो आज भाषण दिया उस पर। हमारे जितने मेंबर्स हैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के, वो सभी उनको बहुत खुशी हुई, और तकरीबन कई लोगों ने मुझसे पर्सनली आके कहा कि ये बहुत बड़ा काम हुआ कि हमारे प्रेसिडेंट साहब आए, और उनकी तकरीर को सब लोगों ने बहुत पसंद किया। उनकी तकरीर में एक बहुत ही आधुनिक सोच थी, जो कि हम हिस्टोरियंस पसंद करते हैं कि फैक्ट्स के बेसिस पे हिस्ट्री लिखनी चाहिए, और उससे बिल्कुल फैक्ट्स को बिल्कुल तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने हिस्टोरियन E.H. कार का रेफरेंस दिया अपने टॉक में, जो हमेशा ही कहते थे कि हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी हिस्ट्री राइटिंग में बहुत स्ट्रांग चीज़ है, और उससे ज़रा भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने और चीज़ों के साथ साथ ये भी बताया कि साहब इंडियन नेशन के बारे में, कि नेशनलिस्ट हिस्ट्री किस तरह से लिखी गई, और किस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं, और हमारा इतिहास आगे बढ़ा है, और इतिहास लेखन किस तरह से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इसमें पर्सनल जो आपकी अपनी सोच है उसे आगे नहीं आने देना चाहिए। इमेजिनेशन होनी चाहिए, लेकिन इमेजिनेशन एक हद तक होनी चाहिए जो सच्चाई से करीब हो। हमने देखा है जब से कॉन्फ्रेंस यहाँ पे शुरू हुआ है, बार बार जो हर वक्ता अपनी बात में कह रहा है वो बार बार कह रहा है कि साहब हिस्ट्री के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, या डिस्टॉर्शन हो रहा है, या ट्विस्टिंग हो रही है, इसे लेकर हिस्टोरियंस के मन में खासी चिंताएं हम यहाँ पर देख रहे हैं, और पूरी कॉन्फ्रेंस में इस तरह की चिंता छाई हुई है। क्या कोई खास वजह है इस बात की? दो तीन चीज़ें हैं। जैसे हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1972 में बनाई गई थी, और उसका अगर आप उनका मेमोरेंडम पढ़ें तो उसमें उस ज़माने की जो हमारी प्रधानमंत्री थी मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने उसके प्रीफेस में ही लिखा है कि साइंटिफिक हिस्ट्री होनी चाहिए, साइंटिफिक सेकुलर हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए, और इसमें किसी तरह की कोई भी जैसे हम लोग कहिए कि साहब वो मतलब अंधविश्वास वाली बात है, मतलब ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे समाज में जो भी अंधविश्वास फैला हुआ है उसे दूर करने में मदद हो, और एक मतलब स्ट्रांग भारत बनाया जा सके जहाँ पे सोशल बॉन्ड हो। और हिस्ट्री में मतलब मिथक को उनका कहना था कि मिथक को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाए, और इसी के तहत एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ICHR, जिसका मैं खुद भी 5 साल मेंबर सेक्रेटरी रहा। एक प्रोजेक्ट 72 में ही लॉन्च हुआ था, जिसको हम लोग टुवर्ड्स फ्रीडम प्रोजेक्ट कहते हैं, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने अपनी इंडिया की टुवर्ड्स फ्रीडम प्रोजेक्ट निकाली थी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि हम लोगों ने क्यों मतलब किस तरह से वो किया, रूल किया वहाँ पे, ये सब बातें। तो हम लोग हमारे जो बड़े हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसी लाइन पे सोचा कि साहब हमारे देश को तो ये बिल्कुल मतलब भ्रम में डाल देगा इस तरह की चीज़ें। आप कह रहे हैं, जो प्रोफेसर KN परिकर भी कह चुके हैं, हबीब साहब भी कह चुके हैं कि साहब हिंदुस्तान के नज़रिए से इतिहास को लिखा जाए, ना कि ब्रिटिश हुकूमत के नज़रिए से, और हिंदुस्तान को नज़र में रखा जाए। और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा वसी मुल्क है, और उसकी बहुत वसी हिस्ट्री भी है। अगर आप छोटी छोटी बातों में ज़्यादा मतलब विवाद पैदा करेंगे तो अच्छी हिस्ट्री नहीं लिखी जा सकती है। और कोई समाज ऐसा नहीं है, मतलब रोमन एम्पायर से लेकर आज तक ले लीजिए, जो ये कह सके कि साहब हमने सिर्फ हमारी समाज में सिर्फ अच्छाइयाँ ही थी। एक ये भी भ्रामक टाइटल इस्तेमाल किया जाता है, गोल्डन एज। गोल्डन एज तो कभी हो ही नहीं सकता है। समाज में इतनी असमताएं हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं कि गोल्डन एज जो एक आइडियलिस्ट एज के लिए लोग बात करते हैं वो कभी नहीं था। जिस एज को आप गोल्डन एज की बात करते हैं उस जमाने में तिजारत नहीं थी, तो तिजारत नहीं थी तो गोल्डन एज कैसे हो जाता। तो ये बातें, इस तरह की हिस्ट्री नहीं लिखी जानी चाहिए। हिस्ट्री बिल्कुल जो एशिया बर्लिन ने कहा था कि देयर इज
imagination should have some, it should have wings, but it should not have that long wing, which should take you away from the facts. तो इस तरह की बातें मतलब है। सर, इसी 77वें सम्मेलन में हमने एक और नज़रिया देखा, वो नज़रिया था दलितों का। मेरा ख्याल है ये दूसरी बार है जब यहाँ पर दलित हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, लेकिन उनसे जब हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि जो मेन स्ट्रीम के हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने दलितों के जो इश्यूज हैं, उनका जो हिस्ट्री है, उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा उजागर नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि साहब अब दलित हिस्ट्री नए तरीके से लिखी जाए। इस पर हिस्टोरियंस का क्या मत है? नहीं, हर समाज को अपनी हिस्ट्री लिखने की मतलब आज़ादी तो है ही हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। दलित पैनल हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की तरफ से करवाया है। इससे भी इसकी तो बात पता चल जाती है कि एक सब्जेक्ट कितना अहमियत रखता है आज के समाज में। और दलित पैनल बहुत कामयाब पैनल रहा। इससे पहले सिंपोजियम कराया था, उसमें कुछ लेक्चर्स हुए थे हमारे यहाँ। और स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस सेक्शन को ये कहना गलत होगा कि साहब निगलेक्ट किया गया है, क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद हबीब साहब की जो अर्बन थ्योरी वो है, अर्बन रिवोल्यूशन की थ्योरी, उसमें तो दलित पे ही ज़्यादा कंसंट्रेशन है कि कैसे इनका मतलब विकास हुआ और किस तरह से सल्तनत इस्टेब्लिशमेंट के बाद इनको मेन स्ट्रीम में समाज में लाया गया। मतलब कई सुल्तान हुए, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह, जिनके टाइम में जो ज़ियाउद्दीन बरनी साहब इतिहासकार थे उस ज़माने के, उन्होंने अपने तारीख़ फिरोज़शाही में बार बार इन दो बादशाहों को बहुत भला बुरा कहा है। इस वजह से कहा है कि इन्होंने अपने उसमें नोबिलिटी में लो तबके के लोगों को, मतलब सो कॉल्ड लो तबके के लोगों को रखा। किसी को वो बक्काल कह रहा है, किसी को हज्जाम कह रहा है, किसी को नाई कह रहा है, तो वो किसी को दुनिया कह रहा है। वो एक तरह का अरिस्टोक्रेसी का रिजेंटमेंट है कि इनको क्यों स्पेस दिया जा रहा है। यानी कि तमाम तरह के अपने अपने नज़रिए हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार हैं, और यही तमाम अलग अलग विचार, अलग अलग तर्क, अलग अलग जो सोच है, वो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में उभर कर सामने आई है, और इसीलिए इसे एक बेहद कामयाब सम्मेलन कहा जा रहा है। कवित्र, शुक्रिया दीपक वहाँ से इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक को उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। दुष्यंत को देश की जनता ने कभी छोड़ा नहीं। उसे कोई सरकारी पुरस्कार नहीं मिला, उसे लोगों ने याद किया, और वही सबसे बड़ी चीज है। दुष्यंत की यादों के साथ देखिए उनकी नजर, उनका शहर, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। एआईएडीएमके की अगुवाई अब वीके शशिकला करेंगी। पार्टी की बैठक में आज आम राय से उन्हें महासचिव बनाने का फैसला लिया गया। शशिकला लंबे वक्त तक जयललिता की घनिष्ठ सहयोगी रही हैं। आम परिषद की बैठक में वीके शशिकला को एआईडीएमके का महासचिव नियुक्त करने पर मुहर लगी। आम राय से ये प्रस्ताव पारित हुआ। हालांकि बाद में होने वाली पार्टी की बैठक में उन्हें औपचारिक तौर पर इस पद के लिए चुना जाएगा, लेकिन तब तक उनके पास महासचिव के सारे अधिकार होंगे। முன்னேற்ற கழக பொதுக்குழு கூட்டம் கூட்ட அரங்கினுள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. கழக சட்டதிட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு கழக பொதுச் செயலராக மதிப்பிற்குரிய சின்னம்மா அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள்। बैठक के बाद ओ पनीरसेल्वम की अगुवाई में वरिष्ठ नेता शशिकला से मिले और उन्हें पार्टी के फैसले की जानकारी दी। शशिकला ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। शशिकला बीते 3 दशकों से जयललिता की सबसे भरोसेमंद सहयोगी रही हैं। उनसे पहले जयललिता इस पद पर थीं। जयललिता के निधन के बाद से ये पद खाली था। So Chinnamma knows everything about the government, about the party and everything. Of course, we know her also very well. But of course, for the people, she's new. But she will take all Amma schemes and Amma views to people because she knows Amma very well. So definitely, whatever Amma did, whatever the schemes Amma did, whatever the way Amma ran the party, whatever the way Amma was running the government, definitely she'll follow Amma. Definitely. एआईडीएमके की बैठक में कुल 14 प्रस्ताव पारित किए गए।
एक प्रस्ताव जयललिता की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाने का भी है। वहीं शशिकला पर पारित प्रस्ताव में कार्यकर्ताओं से उनके नेतृत्व में निष्ठापूर्वक काम करने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता के निधन से जुड़ी परिसंपत्तियों पर सवाल उठाया है। न्यायाधीश ए वैद्यनाथन ने पार्थिव शरीर को कब्र से बाहर निकालने का संकेत भी दिया। न्यायाधीश ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि निजी तौर पर मुझे भी कुछ शक है। सही जांच के लिए जयललिता के शव को कब्र से क्यों नहीं निकलवाया जा सकता। लोगों को जानने का अधिकार है कि जयललिता को आखिर हुआ क्या था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में आयोग बनाकर पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। There are some mysterious circumstances. There are contradictions in the statements, and also the happenings happened on 4th and 5th. So all those things needs a judicial probe. For that purpose, taking a cue from the Calcutta High Court judgment, we have filed this. उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर टिकट बंटवारे पर चर्चा की। अखिलेश यादव अपने समर्थकों के टिकट न मिलने से नाराज हैं, तो वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के अंदरूनी खींचतान पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पार्टी की अंदरूनी कलह फिर सामने आ गई है। शिवपाल समर्थकों को तरजीह मिलने से नाराज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समर्थक विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की। अखिलेश ने मुलायम सिंह से मुलाकात कर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। मंत्री जी ने कहा मैं आज एक लिस्ट जारी करूंगा, एक कल लिस्ट जारी करूंगा और आप लोगों के लिए वोट भी मांगूंगा। आप लोग जीत के आइए और ये जनता के हित में हमने फैसला लिया जो जनता मांग कर रही है। आप सब चुनाव लड़ेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा आप सब चुनाव लड़ेंगे। इस बीच बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह पर चुटकी ली है। पूरी तौर पर कंफ्यूजन है सैफई परिवार में, और यह कंफ्यूजन है तो जनता भी समझ रही है। रही बात यह कि पहले आपस में तो लड़के ठीक कर ले, फिर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई की बात करेंगे। बुधवार को पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इसमें अखिलेश समर्थक 3 मंत्रियों समेत कई नेताओं के नाम शामिल नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी मोर्चा खोलने का फैसला किया और इसकी क्रम में आज देश के कई शहरों में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निजी करप्शन का आरोप लगाते हुए जवाब की मांग की, तो कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया। नोटबंदी के फैसले को लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए हुए है। जयपुर में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर सवालों की बौछार की। उन्होंने बीजेपी पर काले धन के मुद्दे पर अपने नेताओं को बचाने का आरोप लगाया। क्या मोदी जी और अमित शाह जी बताएंगे कि उन्होंने कितने सैकड़ों या हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति भाजपा और आरएसएस द्वारा नोटबंदी के निर्णय से पहले खरीदी गई? उस पैसे का स्रोत क्या था? वो काला धन था या सफेद? उसमें मेज के ऊपर और मेज के नीचे से कितना पैसा दिया गया? क्या संपत्ति मार्केट वैल्यू के अनुरूप करवाई गई और ये पैसा आया कहां से? इधर जम्मू में पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले को गरीब विरोधी करार दिया। अंबिका सोनी ने पूछा, किस आधार पर नोटबंदी का फैसला लिया गया? कौन से इकोनॉमिस्ट थे, क्या रिजर्व बैंक की भूमिका थी, क्या क्या वित्त मंत्री की राय क्या थी, हमें बताएं। ये निर्णय किस आधार पर, किस डिस्कशन के बाद, किस सोच समझ और इंतजाम के बाद ये निर्णय लिया गया। इधर बीजेपी ने नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया। एक तो मोदी जी की सरकार की लोकप्रियता और जनता का विश्वास उनके देश के ईमानदार बनाने के प्रयास के कारण उनको परेशानी हो रही है। कांग्रेस नोटबंदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर देश भर में संवाददाता सम्मेलन और धरना करने की तैयारी में है।
2 और 3 जनवरी को पूरे देश में जिला स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पार्टी के कार्यकर्ता 6 और 7 जनवरी को जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे और धरना देंगे। कांग्रेस देश भर में नोटबंदी के खिलाफ लोगों का समर्थन हासिल करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी के आलोचक गलत साबित हो चुके हैं। उन्होंने साफ किया कि कर वसूली से लेकर रबी फसल की बुआई के आंकड़े उत्साहजनक हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक नोटबंदी के बाद बाजार में तेजी से नकदी पहुंचाने की चुनौती अब खत्म हो चुकी है। इस बीच आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो छोटे उद्यमियों को पूंजी जरूरतों के लिए अतिरिक्त राशि मुहैया कराएं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को आंकड़ों के जरिए नोटबंदी के नकारात्मक असर के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अब तक जीडीपी में बड़ी गिरावट की आशंका गलत साबित हुई है। वित्त मंत्री के मुताबिक आरबीआई के पास पर्याप्त नकदी है और बाजार की मांग के हिसाब से इसकी पूर्ति की जा रही है। जो आलोचक इसके कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है, ऐसा हुआ नहीं। करेंसी रिप्लेसमेंट, रीमोनेटाइजेशन बहुत एडवांस स्टेज पे है। जितनी करेंसी 8 नवंबर को थी उसका एक बहुत बड़ा भाग बाजार में रिजर्व बैंक ने दे दिया है। 19 दिसंबर तक प्रत्यक्ष कर की वसूली 13.6% बढ़ी है। वहीं अप्रत्यक्ष कर 26.2%, सेंट्रल एक्साइज 43.3%, सेवा कर 25.7% और कस्टम की वसूली 5.6% बढ़ी है। जीवन बीमा के कारोबार ने 213% की लंबी छलांग लगाई है। एक बहुत बड़ा पैसा जो गुमनामी में था, आज वो बैंकिंग व्यवस्था में आया है। और जब बैंकिंग व्यवस्था में आता है तो स्वाभाविक है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन उस पैसे के ऊपर लगता है और टैक्सेशन कलेक्शंस में ये अभी तक रिफ्लेक्ट होना आरंभ हो गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि रबी सीजन में बुआई 6.3% बढ़ी है, जो कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। इसके अलावा पर्यटन से लेकर म्यूचुअल फंड में भी निवेश बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 31 मार्च के बाद पुराने नोट रखने पर कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। कैबिनेट से कल मंजूर अध्यादेश में इसे अपराध मानने का प्रावधान है। पीटीआई के मुताबिक 4 साल की सजा के प्रावधान को हटा दिया गया है। वहीं कोई भी व्यक्ति 10 से अधिक पुराने नोट नहीं रख सकता। शोधार्थियों के लिए संख्या 25 होगी। अध्यादेश शनिवार से लागू होगा। 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच पुराने नोट जमा करते वक्त गलत जानकारी देने पर न्यूनतम 5,000 या जमा रकम का 5 गुना जुर्माना लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल से पहले 31 दिसंबर को एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे संबोधन में काले धन के खिलाफ लड़ाई और नोटबंदी से जुड़ी कुछ नई घोषणाएं भी कर सकते हैं। 5,000 और 1,000 के पुराने नोट बैंकों में जमा करने की मियाद 30 दिसंबर को खत्म हो रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीटीआई के मुताबिक वो नोटबंदी के बाद नकदी संकट खत्म करने के उपायों की भी घोषणा कर सकते हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ नए उपायों का ऐलान भी मुमकिन है। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी कर सकता है। आयोग ने केंद्र और संबंधित राज्यों को आदर्श चुनाव संहिता लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा है। आयोग ने कैबिनेट सचिव के साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के मुख्य सचिवों को चिट्ठी भेजी है। आयोग ने कहा है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी तरीके से लागू होनी चाहिए। दिशा निर्देशों के मुताबिक सिर्फ चुनाव में काम में लगने वाले अफसर ही सरकारी वाहनों के इस्तेमाल की उन्हें छूट होगी। राज्य सरकारें सरकारी खजाने से अखबार, टीवी, रेडियो या किसी भी प्रचार माध्यम में अपनी उपलब्धियों का विज्ञापन नहीं करा सकेंगी। साथ ही सरकार की वेबसाइट से राजनीतिक पदाधिकारियों की तस्वीरें भी हटानी होंगी। उस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आयोग से कहा कि राज्यों में 85,000 अर्धसैनिक बल के जवानों को वो तैनात करने के लिए तैयार है। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए हैं। आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों को हाजिन इलाके में
चागुंद गांव में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। उसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया और इस बीच आतंकियों ने गोली चलाई, जिस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। हालांकि आतंकी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। केंद्र सरकार ने आज स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र कार्यक्रम की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य देश भर में खुले में शौच मुक्त खंडों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूती देना है। ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के तहत शुरू किया गया है। खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र अभियान की शुरुआत की। इसके तहत देश के 708 खुले में शौच मुक्त खंडों में बटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पेयजल और स्वच्छता के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। स्वच्छता स्वस्थ सर्वत्र और दूसरा कार्यक्रम स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, इन दोनों कार्यक्रमों के तहत हमने मंत्रालयों के साथ मिलकर एक स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इस मौके पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए लोगों की सोच बदलनी होगी। ओपन डिफेकेशन, ये शौच मुक्त करना, ये केवल शौचालय का निर्माण का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं है। ये लोगों की आदतें बदलने का, मानसिक सोच बदलने की ये आंदोलन है। बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताने के लिए स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत नाम की एक पुस्तिका भी जारी की गई। इन पुस्तिकाओं को देश भर के स्कूली बच्चों में बांटा जाएगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं कोहरे से यातायात पर भी असर पड़ा है। पूरा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। धुंध और कोहरे ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। घाटी में हो रही बर्फबारी से पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। वहीं चंडीगढ़ में पारा 7.1 डिग्री तक पहुंच गया। लखनऊ में अब तक का सबसे कम तापमान 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में 8 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी पारा गिरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सर कोहरा बहुत ज्यादा है और दिन और रात एक सा है, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और बड़ी परेशानी हो रही है हमको जाने में और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है हमें। तो कोहरे की वजह से हवाई और रेल मार्गों पर यातायात पर असर पड़ा है। दिल्ली से होकर जाने वाली 52 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि 13 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। तो मेरे को 12 घंटा हो गए बैठे बैठे और ट्रेन का पता चला है कि रीशेड्यूल कर दी गई है। वहीं 5 अंतर्राष्ट्रीय और 9 घरेलू उड़ानों पर भी कोहरे का असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कोहरे में और इजाफा होगा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और चाय का सहारा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुंदरलाल पटवा का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। उनका अंतिम संस्कार नीमच जिले के कुकलेश्वर में किया गया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। बुधवार को 92 साल के पटवा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। आरएसएस सुंदरलाल पटवा 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। सुंदरलाल पहली बार 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक मुख्यमंत्री रहे। 1999 से 2001 के बीच उन्होंने केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।